20 मार्च 2026 ईरान एक के बाद एक 2 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करता है, उनकी मॉडिफाई खुरमशार 4 एंड अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न इंटेलिजेंस उनकी टेक्नोलॉजी 2000 किलोमीटर तक ही लिमिटेड है। बट इस दिन जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो शैटर हो जाती है। ईरान ने इस टाइम जिस चीज को टारगेट किया था वो था उनका अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमेशा इंडियन ओशन में रहता है, अमेरिका का द डिएगो गार्सिया। आनंद फानन में अमेरिका अपनी वॉरशिप्स को रवाना करता है और जो इंटरसेप्शन थी इन मिसाइल्स को वो इतनी ज्यादा मैसी थी कि इसको पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से चुपचाप हटा दिया जाता है। रास्ते में एक मिसाइल फेल तो हो जाती है बट जो सेकंड थी वो ऑलमोस्ट सक्सीड एंड में जाके अमेरिका अपनी SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल से उसको मार गिराता है। बट ये इंटरसेप्शन वाज फार फ्रॉम परफेक्ट और एक वेकअप कॉल देके जाती है अमेरिका को कि फ्यूचर में जो जमीन और जो वॉरशिप्स है उनकी बैटरी भी अब काम नहीं आने वाली मिसाइलों को मार गिराने के लिए। और अगर आज ईरान डिएगो गार्सिया तक पहुंच चुका है तो आने वाले कुछ सालों में वो आराम से अमेरिका के मेनलैंड पे आ जाएगा। ये इवेंट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट था कि एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है और ठीक 1 महीने बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अनाउंसमेंट करते हैं, द गोल्डन डोम। इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको पढ़ के ऐसा लगता है किसी स्टार वॉर्स या फिर हिलो साइंस फिक्शन बुक से निकल कर आई हो। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी गोल्डन डोम ऑफ अमेरिका के बारे में। व्हाट इफ अगर अमेरिका इसको बनाने में सक्सीड हो गया, कैसे ये फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए चेंज करके रख देगा। और अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो जो टर्मिनेटर मूवी का सिनेरियो था वो भी इसके सामने बच्चा पड़ जाएगा। और एंड में हम जानेंगे जो राइवल सुपर पावर्स हैं वो इसका क्या हल निकालने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हमें इस गोल्डन डोम के बारे में समझना है तो पहले हमें इसके पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। लोगों को लगता है ये पिछले 5-6 सालों में इसकी बात करनी स्टार्ट हुई है बट एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग आज से ठीक 40 साल पहले हुई थी, साल 1983 में। उस टाइम पे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो कोल्ड वॉर थी वो चरम पे थी एंड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किसी देश के पास कोई मीन्स नहीं था एक आती हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए। सो दोनों सुपर पावर्स ने बस एक ही जुगाड़ निकाला, द म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर एक ने भी मिसाइल फायर करी दैट मीन्स की सारे के सारे मारे जाएंगे। बट उस टाइम पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, वो इस स्ट्रेटेजी से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनको कुछ ऐसे चाहिए थी जो कि रिएक्शनरी नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव हो। एंड इसी के तहत जो सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे अमेरिका के, एडवर्ड टेलर द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, उनको जिम्मा सौंपते हैं इस प्रॉब्लम से निकलने का। एंड इसी के साथ जन्म होता है प्रोजेक्ट एक्सकैलिबर का। स्टार्टिंग के कुछ सालों में ये इतना ज्यादा टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था किसी को पता भी नहीं लगा था कि इतनी सारी फंडिंग किस प्रोजेक्ट के ऊपर जा रही है। बट जैसे कुछ रिपोर्ट्स इसके निकल कर आती है एंड मीडिया जब इसको फर्स्ट टाइम पे पढ़ता है तो उनका भी एक ही रिएक्शन होता है, ये एक स्टार वॉर्स है जिसको अमेरिका सच साबित करने में लगा हुआ है। और सुनने में थोड़ा क्रेजी लग सकता है कि ये अमेरिका उस टाइम पे क्या अचीव करना चाहता था। उस टाइम पे जो लेजर्स थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी और कोई आती हुई मिसाइल को मार गिराने के लिए वो भी स्पेस में, वेल इट वॉज नॉट इनफ। तो जो एडवर्ड टेलर थे वो एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकालते हैं जो कि थोड़ा पागलपना भी था। उन्होंने ये थ्योरी दी कि अगर फ्यूचर में सोवियत रूस अमेरिका की धरती पे ICBMs को लॉन्च करता है न्यूक्लियर टिप्ड, तो वेल वो स्पेस में सबसे पहले एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे एंड उससे जितने भी एक्सले लेजर्स होंगी उनको इकट्ठी करके डाइवर्ट करा जाएगा उन मिसाइलों के ऊपर जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी, अ सॉर्ट ऑफ अ डेथ बीम टू हंट द मिसाइल्स। बट ये भी एक वन एंड डन डील थी जिसका बस एक ही बार इस्तेमाल करा जा सकता है। सेकंड जो सबसे एम्बिशियस था तो वेल वो आज के टाइम पे भी इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है एंड दैट इज द रेल गन्स। स्पेस में ऐसे सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स होंगी जो कि कई मैक की स्पीड से आती हुई मिसाइलों पे फायर करेंगे विदाउट एनी एक्सप्लोसिव। बट हियर इज द वेरी अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो ये 1980 का दशक था उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा स्लो थे और जो मिसाइलों की मैथ है वो उसको कभी हैंडल कर ही नहीं सकते थे एंड द कॉस्ट वाज एस्ट्रोनॉमिकल इवन अमेरिका के हिसाब से भी। फिर ठीक कुछ साल बाद क्या होता है, 1991 में जो USSR था वो अपने आप कोलैप्स हो जाता है एंड देन इस प्रोग्राम को थोड़ा स्केल डाउन करके रीनेम करके इसको हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है पब्लिक की आंखों से एंड इट वाज स्टेड अंडरग्राउंड अंटिल नाउ। डिफेंस सर्कल्स में कुछ एक्सपर्ट्स इस बात पे सहमत होते हैं कि जो ये स्टार वॉर्स प्रोग्राम था ये सक्सीड तो हुआ नहीं था बट इसको कभी जरूरत थी नहीं सक्सेसफुल होने की भी, क्योंकि इसने एक स्पेस रेस को चालू कर दिया था जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन था उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करना पड़ा था ताकि वो जस्ट अमेरिका से कैचअप कर सके, जिसका एंड में रिजल्ट होता है कि वो खुद ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। बट जो ये स्टार वॉर्स था ये एक ब्लूप्रिंट देके जाता है आने वाले फ्यूचर को लेके कि ठीक कुछ साल बाद जब टेक्नोलॉजी कैचअप कर लेगी तो उस टाइम पे क्या क्या हो सकता है। और जो उस टाइम पे रोनाल्ड रेगन ने सपना देखा था स्टार वॉर्स का तो वेल आज वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है गोल्डन डोम के रूप में।
तो वेल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर अमेरिका इस गोल्डन डोम को बनाने में कामयाब हो जाता है आज की टेक्नोलॉजी के साथ, तो वेल वो एक रियल वॉरफेयर में काम कैसे करेगी। तो वेल उसको जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका इस टाइम पे करता क्या है। अमेरिका ने एक वेपन प्लेटफॉर्म को इजाद किया था, द थार्ड, जिसको मैंने रिसेंटली अभी प्रीवियस वीडियो में कवर भी करा था। एंड उसकी जो सबसे बड़ी सीरियस लिमिटेशन है वो है वेल कि वो जो स्पेस है वहां से आती हुई ICBMs को खत्म नहीं कर सकता। दे आर दैट फास्ट। और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिव है कि वेल इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बाद भी अमेरिका बस 8 थार्ड ही बना पाया है, इवन अपने खुद के 11 सुपर कैरियर से भी कम। तो वेल जो मेन फिलॉसफी है इस गोल्डन डोम की, तो वो है ये, अगर फ्यूचर में दुश्मन अमेरिका की धरती पे एक न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल को लॉन्च कर देता है, तो वेल इसको मार गिराने के लिए एक नहीं बल्कि उसको मल्टीपल चांसेस मिलेंगे। अ सॉर्ट ऑफ अ अनियन स्ट्रेटेजी, जो कि S-400 में भी काम आती है। बट अमेरिकन्स इसको एक स्टेप और ऊपर ले गए हैं। ये गोल्डन डोम 3 लेयर्स में काम करेगा। जो पहली लेयर होगी वो होगी स्पेस। इसके तहत अमेरिका क्या करेगा कि वो छोटी छोटी मिसाइलें स्पेस में लॉन्च कर देगा। और ये सबसे बेस्ट जगह होती है ये देखने के लिए कि जब इमीडिएटली दुश्मन किसी ICBM को लॉन्च करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि उसको स्पेस में पकड़ा जा सके। इन केस अगर एक ICBM लॉन्च होती भी है तो वहीं से जो उसकी ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड यहीं पे जो स्टार वॉर्स का एस्पेक्ट है वो निकल कर आता है। अमेरिका क्या करेगा फ्यूचर में कि वो कई सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देगा। बट ये सैटेलाइट्स थोड़ी स्पेशल होंगी। इनके जो सेंसर्स होंगे वो होंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक छोटी से छोटी स्पेस डिब्री को भी आराम से पकड़ सकते हैं। और इनका काम होगा आती हुई मिसाइलों को ट्रैक करने का। जब एक बार मिसाइलों पे लॉक लग जाएगा तो वेल वो अपना दरवाजा खोलेंगे एंड उस सैटेलाइट से निकलेंगी एक एक करके कई सारी इंटरसेप्टर्स मिसाइल उस ICBMs को मार गिराने के लिए। और जो ये स्पेस का फेज होता है ये काफी वनरेबल होता है किसी भी मिसाइल के लिए। इसी स्टेज पे यू कैन से दे आर वेरी डम मिसाइल्स और उनको मार गिराना काफी ईजी होता है। एंड इन केस यहाँ से भी कुछ मिसाइल्स लीक हो जाती है तो देन अमेरिका मूव ऑन करेगा लेयर 2 पे, एंड वो है उनका आसमान। इसके तहत जितनी भी उनकी थर्ड बैटरीज है पूरी दुनिया में और जो उनका एजिस कॉम्बैट शील्ड है उनकी सारी वॉरशिप्स में वेल वो हैंड टू हैंड काम करेंगी सैटेलाइट्स के साथ और कोशिश करेंगी कि जो हाई एटमॉस्फेयर है वहीं पे उसको खत्म करा जा सके। एंड इन केस अगर वहां से भी कुछ मिसाइल्स लीक हो जाती है और वो अमेरिका के शहरों पे आ रही होगी तो वेल जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहेगा वो रहेगा द लेयर 3, उनका फाइनल डोम, जिसके तहत जो उनकी पेट्रियट PAC-3 मिसाइल्स है उसको तैनात कर देगा अपने सबसे इंपॉर्टेंट शहर और मिलिट्री बेस के आसपास उनको मार गिराने के लिए। बट ये तो होगी मेन फिलॉसफी इस वेपन प्लेटफॉर्म की। पर आज 2026 के जमाने में ये इससे भी कहीं ज्यादा गुना है। अमेरिका इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा ताकि वो जितने भी इंटेलिजेंस और जितने भी सेंसर्स है वो उसको कोऑर्डिनेट कर सके इंस्टेंटली और ये अलग कर सके कि कौन सी फेक मिसाइल्स है और कौन सी रियल। एंड हियर इज द थिंग दैट मेक्स दिस गोल्डन डोम इवन मोर डेंजरस। और ये इसका फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, ये है इसका नर्वस सिस्टम। आज से ठीक कुछ महीने पहले एक न्यूज निकल कर आई थी जिसपे कई लोगों ने बाय द वे ध्यान नहीं दिया था एंड इट वाज मैसिव। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने गूगल, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट करा है जिसके तहत उनके जो ऑसम कमर्शियल AI स्ट्रक्चर है जो पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और सेंस बना सकते हैं, वेल अमेरिका इसी का इस्तेमाल करेगा अपने डिफेंस हार्डवेयर को पावर करने के लिए, सो दैट जो इतना ज्यादा मैसिव डेटा इकट्ठा होएगा एक एंगेजमेंट के टाइम पे वो उसको आराम से शिफ्ट थ्रू कर सके एंड जितने भी ऑप्शंस है वो एक कमांडर के आगे रख दे। सेकंड, इस प्लेटफॉर्म का जो नर्वस सिस्टम है जो काफी डेडली बनाता है इसको, तो वह है वेल इसका ये द JED-C2, जिसको एक निकनेम से भी बुलाया जाता है द इंटरनेट ऑफ वॉर। ये एक जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो इसके तहत क्या होएगा कि मान लीजिए कि स्पेस में जो सैटेलाइट्स है उनकी मिसाइल्स खत्म हो जाती है एंड फिर भी दुश्मन ICBMs को लॉन्च कर रहा है, तो वेल इमीडिएटली उन सैटेलाइट्स के आसपास अगर कोई भी जेट फाइटर या फिर कोई वॉरशिप या फिर अगर एक थर्ड की बैटरी होगी तो वेल उसको कम्युनिकेट करेगा एक मिसाइल को फायर करने के लिए एंड देन उसका जो कंट्रोल है वो उससे छीन के अपने हाथों में ले लेगा ताकि अपने जो सुपीरियर सेंसर्स है उसका इस्तेमाल कर सके आती हुई ICBMs को मार गिराने के लिए। और जी ये हाइव माइंड एक तरह का इंटरकनेक्टिविटी ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इनकेस अगर एक सेंसर भी अंधा हो जाता है किसी ड्रोन के हाथों तो वेल जो सिस्टम्स है वो नियर बाय जो सैटेलाइट्स है वो उसका इस्तेमाल करेगा उस गैप को फिल करने के लिए, अ सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ हीलिंग डाटा। अनदर थिंग जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी जिसको मैंने कई बार साइंस फिक्शन नॉवेल्स में भी पढ़ा हुआ है, तो वेल जो ये डेटा सेंटर्स होते हैं अमेरिका उसको जमीन से उठा के स्पेस में ले जाना चाहता है, अ सॉर्ट ऑफ अ मिनी गूगल क्लाउड इन स्पेस, ताकि जो लेटेंसी है उसको और भी कम करा जा सके इन द फेस ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और इतनी सारी कैलकुलेशन को प्रोसेस करने का काम करेगा ये स्पेस में डेटा सेंटर। एंड अनलाइक अर्थ इसके पास अनलिमिटेड एनर्जी होगी थैंक्स टू द सन। तो वेल अगर ये इतना ज्यादा डेडली सिस्टम है तो वेल जो इसका रिस्क है वो इससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है एंड यू आर वेरी डेड राइट। आज से कुछ साल पहले साल 2003 में एक मूवी आई थी द टर्मिनेटर 3। उसके अंदर जो अमेरिकन मिलिट्री थी वो एक AI के ऊपर काम कर रही होती है द स्काईनेट।
सो दैट जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर है अमेरिका के वो उसको एक स्फीयर में कंबाइन कर सके, और जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होएगा दुश्मनों से लड़ने का वो उसको एक इंसानी बल्कि एक एआई ले, वो भी कुछ मिली सेकंड्स के अंदर। बट जैसे ही स्काईनेट को एक्टिवेट करा जाता है तो सबसे पहले यही काम करता है कि जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर थे अमेरिका के उसको जाम कर देता है एक वायरस का इस्तेमाल करते हुए। और एंड में क्या होता है कि स्काईनेट अपने आप अवेयर हो जाता है एंड वो कैलकुलेशन निकालता है कि अगर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है वेल खुद इंसान, और जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स, सबमरीन्स, जहाँ पे भी अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वेल वो अपनी कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जितनी भी इंक्रिप्शन होता है उसको कुछ सेकंड्स के अंदर तोड़ के एक मिसाइल स्ट्राइक का ऑर्डर देता है पूरी दुनिया में, और इस तरीके से दुनिया अपने आप खत्म हो जाती है। तो वेल अगर आपको भी ये कहानी कहीं थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही है तो वेल एग्जैक्टली जो कमांडर्स हैं अमेरिका के वो भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं इसके साथ भी। और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है मैक 20 की स्पीड से आती हुई, वेल हम इंसानों का रिएक्शन काफी ज्यादा स्लो है कंपैरिजन टू दैट मिसाइल। तो अमेरिका ने क्या करा कि जो इंसान है वो उसको इस लूप से हटा दिया और रिप्लेस कर दिया एक एआई से, जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप आइडेंटिफाई करेगा, टारगेट करेगा और मिसाइल को फायर करेगा इससे पहले कोई कुछ समझ पाए या फिर कोई जो कमांडर है ऊपर बैठा हुआ वो पैनिक कर जाए। बट आज के टाइम पे जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वेल आप कह सकते हो कि अपने स्टार्टिंग के फेज में ही है। इसके अंदर काफी सारी कमियां हैं जिसको लोग बात नहीं करते, एंड जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसकी हेलुसिनेशन। तो वेल कभी कभी क्या होगा कि अगर आप अपने एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो समटाइम वो हेलुसिनेट करता है, किसी एक चीज का आंसर वो किसी दूसरी चीज में दे देता है। बट व्हाट इफ अगर आप इसी सेम एआई को कनेक्ट कर दो एक हाइपरसोनिक मिसाइल से, हो सकता है कि एक दिन कई सारी जो बर्ड्स है वो उड़ रही हो और उसको हेलुसिनेट कर ली एक स्टेल्थ मिसाइल में, या फिर इवन जो एक कमर्शियल एयरप्लेन होता है पैसेंजर वाला उसको वो एक हेलुसिनेट कर ले एक स्टेल्थ बॉम्बर में एंड तुरंत विद इन अ मिली सेकंड्स मिसाइल लॉन्च का ऑर्डर दे दे। ना चाहते हुए भी क्या होगा कि वो एक ऐसी जंग को शुरू कर देगा जिसको कोई लड़ना ही नहीं चाहता एंड कभी जाके एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए बाय मिस्टेक, वो किसी को भी नहीं पता। एक चीज जो अभी मार्च के 2026 में देखी गई थी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के टाइम पे कि जितने भी अमेरिकन कमांडर्स थे वो एक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, द मेवन स्मार्ट सिस्टम, जिसने लगभग 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा टारगेट्स को आइडेंटिफाई करा था। बट हियर इज द ट्रेजेडी, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस मैप थी दे वर आउटडेटेड, काफी पुरानी थी, और एआई ने कुछ जो प्राइमरी स्कूल्स थे मिनाब में उसको आइडेंटिफाई करा एज अ मिलिट्री टारगेट एंड ऑर्डर कर दिया एक टॉमाहॉक मिसाइल स्ट्राइक का। इससे जो सबसे बड़ा फेलियर है वो निकल कर आता है कि जितने भी कमांडर्स थे वेल वो ये सोच रहे थे कि अगर एआई को उनसे ज्यादा पता है दैट मीन्स उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वेल वो उनसे काफी अच्छी होगी, एंड नोबडी ऑब्जेक्टेड कि जो टारगेट्स वो जनरेट कर रहा है उसको डबल चेक करने के लिए भी। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक इंसान की जो लिमिटेशन है उसको पूरा करने के लिए एक एआई को लाया गया है। तो वेल अगर आपको एक एआई को हराना है तो उसको किससे हराओगे? एक दूसरे राइवल एआई की मदद से, और फ्यूचर में यही होगा, चाइना या तो रशिया अपने भी खुद का एक एआई बना लेगा। तो इससे एक फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है पहले उस लेवल पे सोचते हैं एंड उस लेवल पे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं जहाँ पे कोई एक इंसान कभी सोच नहीं सकता। एक मशीन मनूवर करेगी, दूसरी रिएक्ट करेगी, देन दूसरी मनूवर करेगी तो पहले ही रिएक्ट करेगी। और कब जो ये माइनर एस्केलेशन है कब एक ग्लोबल न्यूक्लियर एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाए वो भी कुछ मिनटों के अंदर, वेल कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड एआई वर्सेस एआई जो कि सोचने में भी काफी ज्यादा डेंजरस लगता है, बट ये तो बात होगी लिमिटेशन की, एंड वॉर इज ऑल अबाउट रियलिटी। सो जो ये एडवर्सरीज है, जो राइवल सुपर पावर्स है, वेल उनका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है इसको टैकल करने के लिए। तो वेल जितनी मैंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग जो रशिया है वो ऑलरेडी काम कर चुका है उनके प्रोजेक्ट पोसाइडन के अंडर, एंड उसकी फिलॉसफी काफी सिंपल है, अगर आप आसमान में नहीं जा सकते तो वेल आप अंडरग्राउंड चले जाइए। एंड इसी के तहत उन्होंने क्या करा, अपने एक वेपन को डेवलप करा है द 2M39 पोसाइडन। ये एक अंडर वाटर ड्रोन होने वाला है, बट जो सबसे खास बात है इसकी कि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड होएगा। और रिसेंटली क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर 2025 में रूस ने इसकी जो इंजन थी उसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करा था एंड इट वॉज सक्सेसफुल, जिससे जो उसकी रेंज है वो है अनलिमिटेड। और ये जो गोल्डन डोम है उसको इस तरीके से तोड़ेगा कि ये हजारों मीटर डीप ओशन में बैठा रह सकता है कई महीने या कई साल तक, इनविजिबल टू रेडार्स एंड सैटेलाइट्स। और इनकेस अगर वॉर एस्केलेट होती है तो वेल रशिया इसको डेटोनेट कर सकता है, और जो से एक रेडियो एक्टिव सुनामी आएगी वो जितने भी की सेंटर्स जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस वो उसको एक दिन के अंदर ही तबाह कर सकता है, जस्ट बाय पासिंग द सैटेलाइट्स एंड द गोल्डन डोम। वो किसी काम के नहीं रहने वाले। सेकंड जो सबसे बिगेस्ट थ्रेट है इस गोल्डन डोम को लेके तो वेल वो है आज के टाइम पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स। जो फेमस हाइपरसोनिक ग्लाइडर्स है जैसे कि एवनगार्ड या फिर जिरकॉन, ये ट्रैवल करते हैं लगभग माक 27 या माक 9 की स्पीड से, एंड हियर द फिजिक्स बिकम इनविंसिबल। इस स्पीड पे क्या होता है कि मिसाइल इतनी तेज जारी होती है कि उनके आसपास जितनी भी हवा होती है वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक प्लाज्मा में। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट प्लाज्मा, ये जितनी भी रेडार वेव्स है उसको आराम से अब्सॉर्ब कर लेता है, मेकिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली इनविजिबल। कोई रेडार कोई इंटरसेप्टर्स को पकड़ नहीं सकता। और ये भी सबसे वर्स्ट पार्ट नहीं है इन मिसाइलों का, ये इतनी हाई स्पीड में भी एक जो जिगजैग
मनूवर है वो कर सकता है, शार्प टर्न्स ले सकता है। इवन अगर एक सुपीरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वेल वो भी इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता एट दिस इनसेन स्पीड्स। और जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा जियोपॉलिटिक्स में इस वेपन को लेके तो वेल वो ये है कि जो ये गोल्डन डोम है ये दुनिया में शांति नहीं लाने वाला। इफेक्टिवली जो एक डिटरेंस था म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, ये उसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दैट सिंपली मीन्स कि जितने भी राइवल नेशंस होंगे रूस या चाइना, वेल उनको एंड में इस बात का रियलाइजेशन होगा कि अगर ये 100% सक्सेसफुल रहा तो मे बी एक दिन जो ये डिफेंसिव वेपन था कब अमेरिका इसको एक ऑफेंसिव वेपन की तरह काम करना स्टार्ट कर दे। सो इससे जो एक न्यू आर्म रेस है स्पेस में वो स्टार्ट हो जाएगी। इतने डेडली वेपन्स बनेंगे जिसके बारे में अभी तक किसी ने इमेजिन भी नहीं करा होगा। और एंड में ये होगा कि जिसका एल्गोरिदम सबसे ज्यादा फास्ट होगा वेल वही इस जंग को जीत जाएगा। सो वेल जो ये रेस है ये एंड कहाँ पे जाके होगी और एक इन चीजों को स्टार्ट करेगा आने वाले फ्यूचर में। सो हियर इज माई थॉट्स अबाउट दिस गोल्डन डोम कि जब अमेरिका इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा जिसके अंदर ऑलरेडी मिसाइल्स होंगी तो वेल इन वेपन प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। एंड बार बार जमीन से स्पेस में सैटेलाइट्स और मिसाइल्स भेज के उनको रिफिल करना वेल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा ना लॉन्ग टर्म। सो अमेरिका क्या करेगा कि स्पेस में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना स्टार्ट कर देगा एंड धीरे धीरे उन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इफेक्टिवली क्या होगा कि एंड में ये बन जाएगा एक मिलिट्री स्पेस स्टेशन। बाद में सिर्फ एक स्पेस इंटरसेप्टर्स नहीं होंगे बल्कि उसमें जो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, इवन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर वाले वॉरहेड्स के साथ वेल इनको भी डिप्लॉय करा जाएगा इन स्पेस स्टेशंस के अंदर। और जो रिएक्शन निकल कर आएगा बाकी सुपर पावर्स की तरफ से वो भी इक्वली उतना ही होगा। अगर अमेरिका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा स्पेस में जो कि ऑलरेडी कई सारी जो स्पेस ट्रीटीज है जेंटलमैन एग्रीमेंट उसको तोड़ रहा होता है तो वेल चाइना भी अपना जो स्पेस स्टेशन है उसको बिल्ड करने का पूरा जोर लगा देगा। पूरी इकोनॉमी डेडिकेट हो जाएगी उनके खुद के एक स्पेस स्टेशन को लेके जो कि इनकी सोवरेनिटी को मेंटेन कर सके। एंड सेम गोज फॉर रशिया एंड सेम गोज फॉर इंडिया। इससे एक अच्छी बात तो ये होगी आयरॉनिकली ये जो ह्यूमंस है वो स्पेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे बट जो हमारी टेंडेंसीज है एक एनिमल टेंडेंसी वॉरफेयर की हम उसको अपने साथ स्पेस में भी लेके जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जितनी मैंने साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ी है तो वेल फ्यूचर में ये होता है कि जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और जो ये हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं वेल फ्यूचर में ह्यूमंस इसके ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि इससे भी डेडली वेपन्स बनाए जा चुके होते हैं जैसे कि ऐसे वायरस जो कि स्पेस और वैक्यूम में भी आराम से सर्वाइव कर सके, मेकिंग एनी स्टार सिस्टम इनहॉस्पिटेबल फॉर एनी ह्यूमन सिविलाइजेशन। और ऐसे वेपन्स जो कि एक स्टार को सुपरनोवा में कन्वर्ट कर दे। इफेक्टिवली जितने भी प्लैनेट्स है थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स के आसपास वहाँ पे जितनी भी बायोलॉजी है उसको हमेशा के लिए खत्म कर दे। बट दैट इज द फ्यूचर, इस बारे में कभी फ्यूचर में बात करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई हो सो डू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी कंटेंट लेकर आऊँ काफी यूनिक एंगल से। अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जैसे यूपीएससी या डिफेंस वेल डू शेयर दिस वीडियो इन दैट ग्रुप ऑल्सो। एक जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है आज के जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री को लेके वेल उनकी वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।